तो बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर। हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात चल रही है तो इसका मतलब है कुछ मेटल हमारे पास जो भी प्रेजेंट है, तो कुछ रिएक्टिव है ज्यादा, कुछ है कम। तो ज्यादा रिएक्टिव है उनके अंदर ज्यादा इम्प्योरिटीज है, वो किसी ना किसी चीज में रिएक्ट करके पाई गई है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को मेटल्स के या एलिमेंट्स के बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उनकी ओर के नाम बताए थे जिनके अंदर कोई ना कोई चीज मिक्स। तो हम उन इम्प्योरिटीज को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी ओर में से, ठीक है, सॉरी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी ओर में से, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो बेसिकली होता क्या है, जो ओर्स होती है कन्वर्टेड किया जाता है उनको फ्री मेटल से बाय नंबर ऑफ स्टेप्स, और वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ इट्स, द टाइप ऑफ द ओर यूज, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज कैसा है, एंड प्रेजेंट जो भी उसके अंदर है, और रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से, ये सारी बात। So the various processes involved in extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy. Extraction of metals को ही हम लोग यहाँ पर मेटलर्जी बोलते हैं। कई बार टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, स्कूल के टीचर या कहीं आप देखेंगे तो जी मेटलर्जी ऑफ आयरन बताओ, मेटलर्जी ऑफ ये बताओ। तो मेटलर्जी का मतलब होता है कंप्लीट प्रोसेस, है ना, कि किस तरीके से हमने उसको आयरन की ओर को लिया, हेमेटाइट को, देन उससे कैसे इम्प्योरिटी हटाई, फिर कैसे प्योर मेटल हमारे पास है। तो किसी का ही पूछ सकते हैं। तो देर इज नो सिंगल प्रोसेस, कोई भी सिंगल प्रोसेस नहीं है जिसको यूज करके हम एक्सट्रैक्शन में से मेटल्स को निकाल सकते। तो जो प्रोसेस यूज होती है वो वेरी करती है, देखो मेटल टू मेटल, ये भी बात है। हर किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके अलग होते हैं क्योंकि हर एक का रिएक्टिविटी का सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं, तीन मेजर स्टेप्स है इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर। तो थ्री स्टेप्स है, मैं आपको वो जरूर बताता हूँ जो चीजें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहली चीज हमारे को ध्यान रखनी पड़ती है, कंसंट्रेशन ऑफ कोर कैसे, समझ रहे, कंसंट्रेशन ऑफ कोर कितनी है और कैसे है और किस तरीके से। देखो कोर बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर कंपाउंड है हमारे पास of a metal containing a large amount of sand and rocky material for most of the impurities. So unwanted impurities है like sand है, rocky material है, earthen particles है, limestone है, mica है, present in an ore। तो जो ore के अंदर जो present होता है impurities मोल, सीधा जो भी impurities होती है उसको बोला जाता है गेंगू, ठीक है, या गेंगू पार्टिकल्स। impurities यानी कि गेंगू पार्टिकल्स, वो सारी चीज आ गई उसमें, किसी भी तरह की कोई भी चीज। So the method used for removing Gingu from ore depend on some differences in physical property और chemical property। तो किसी भी ओर में से उस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इन इम्प्योरिटीज को यानी गेहूं को हटाने के लिए हम जो भी स्टेप्स यूज करते हैं, जो भी तरीके यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गेहूं। ओर और गेहूं दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सो बाय रिमूविंग द गेहूं, जो भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए हमें कंसंट्रेटेड ओर चाहिए, समझे, कंटेनिंग अ मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मेटल हो। मान लो थोड़ा सा मुद्दा है हमारे पास, सिस्टम है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, खर्चा इतना ज्यादा हो गया, टाइम इतना ज्यादा कि मेटल इतनी निकली। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि जो भी जिसमें से भी मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ उसके अंदर कम से कम मेटल का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको करने का बेनिफिट है कमर्शियल लेवल, ठीक है। चलिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, आप 12th में ही पढ़ेंगे। पहला स्टेप तो ये होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कोर को आइडेंटिफाई करो, फिर गेहूं है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से मेथड यूज होगा मेटल्स की। फिर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। ओर का कन्वर्जन होगा बच्चों यहाँ पर मेटल के अंदर। और यहाँ पर देखो, अब अगर हम मेटल के बारे में बात करते हैं तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। हमारे पास
देखो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स है हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे भी आते हैं कुछ, जैसे हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉपर है, ठीक है जी। कॉपर यहाँ पर आ गया है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम। ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज है जहाँ पर केदारनाथ का माली आलू जरा तरीके से पकाता है, ये मेरे पास यहाँ पर भैया रिएक्टिविटी। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तीन तरीके के मेटल्स हमारे पास, हाई रिएक्टिव मेटल्स, फिर एक मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती है, और एक फिर हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेटल तीन तरीके की, एक तो हाई रिएक्टिव, एक है मेरे पास यहाँ पर मॉडरेट रिएक्टिव, और फिर है मेरे पास एक लीस्ट रिएक्टिव। अब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, सोचिएगा जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल उनके अंदर इम्प्योरिटीज भी कम होगी, क्योंकि 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 उसके अंदर इम्प्योरिटीज कम, इसलिए क्योंकि रिएक्टिव हमारे पास कम है, तो उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को हटाना ज्यादा आसान होता है। हाई रिएक्टिव में से इम्प्योरिटीज को हटाना थोड़ा टफ होता है। मॉडरेट तो भैया फिर मॉडरेट है ही हमारे पास, ठीक है जी। तो हम ये भी देखते हैं कि मेटल्स रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, उसके बेस पे भी हम लोग मेटल्स यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास देखो तीन कैटेगरी है, उसमें अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए मैग्नीज है, ठीक है, या हमारे पास कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये हैवी मेटल्स है हमारे पास, हाई एक्टिव मेटल्स। तो इनको हम लोग किस तरीके से, क्या क्या इनके मेथड होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से उनको आइडेंटिफाई। तो मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दीज आर द हाई रिएक्टिव मेटल, ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर हाई रिएक्टिव मेटल। So extraction of highly reactive metals are means the extraction of metals which are towards the top of the reactivity series। यही मतलब है इस बात का। होता गया तो मेरे पास जिस तरीके से मेटल्स है, कुछ हाई रिएक्टिव, कुछ मॉडरेट, कुछ लीस्ट रिएक्टिव, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे और किस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है मेरे पास, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और एल्यूमिनियम भी है। तो इन सबको जो हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स है आर एक्सपेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन फॉर्म। तो इनके लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड अपनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और वो भी जब ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं। तो नॉर्मली जितनी भी मेटल्स है अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम के ओर का नाम होता है बॉक्साइड, जो कि एक ऑक्साइड ओर है, ठीक है। जिंक के बारे में बात करूं तो जिंक से नीचे, तो यहाँ पर या पोटेशियम है या सोडियम है, वो क्लोराइड है हमारे पास। तो नॉर्मली हमारे पास जो ओर है इनकी, या तो वो क्लोराइड है या फिर वो ऑक्साइड। तो मैं क्या करता हूँ, देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड और मोल्टन ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल। ये मेटल्स हमारे पास ओर में प्रेजेंट है, और इनकी ओर या तो क्लोराइड ओर होगी या ऑक्साइड ओर होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी क्लोराइड ओर है या ऑक्साइड ओर है और वो हाई रिएक्टिव मेटल है, तो हम उनके लिए कौन सा मेथड यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अपनाएंगे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले। उसके बाद मेरे पास जिंक है, आयरन है, देखो जो कमर्शियल लेवल पर यूज होती है तो यहाँ पर मेंशन कर एक्टिविटी सीरीज में से एक्सट्रैक्ट करके। तो मेरे पास जिंक है, आयरन है, पीपी है, कॉपर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन।
रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, यानी कि इनकी भी मेरे पास ऑक्साइड और प्रेजेंट है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे जिंक की सल्फाइड हो रहे हैं या जिंक की कार्बोनेट हो रहे हैं, तो हम उनको कार्बन के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इनके ऑक्साइड को। ओके ओके सर, लेकिन आयरन की ऑक्साइड है, बाकी की तो ऑक्साइड नहीं है, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। हमारे पास अगर किसी और फॉर्म में भी ना, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, कार्बोनेट से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्सीजन को हटाएंगे, कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये लिस्ट वेरी लिस्ट एक्टिव होती है, तो नेगेटिव स्टेट में पाई जाती है, इनका तो जिक्र नहीं है यहाँ पर, ये तो बाय डिफॉल्ट प्योर है हमारे, इनको तो निकाला चलिए। और इनके अंदर तो बल्कि इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, ऐसे सोने के अंदर 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट तक गोल्ड हो। उसके अलावा कॉपर और जो हमारे पास मरकरी है, हमारे पास इनकी होती है भैया सल्फाइड हो, तो हीटिंग सल्फाइड इन एयर, यहाँ पर क्या करेंगे, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, एयर के अंदर इनके सल्फाइड और को यहाँ पर हीट। चलिए छोटी सी बातें, हो सकता है आपको कम समझ में आई है कुछ भी, लेकिन अभी मैं एक एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, तब सब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास में एक मेटल को एक्सपेक्ट करके दिखाता हूँ, हाईली इलेक्ट्रिक मेटल्स, जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम मेटल है जिसको मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसकी और का जो नाम है हमारे पास में, वो है रॉक सॉल्ट, इसकी और का नाम है यहाँ पर रॉक सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा जी, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सोडियम, तो हाईली एक्टिव मेटल्स है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल्टन फॉर्म में क्लोराइड फॉर्म में, मतलब जो भी और है मेरे पास है सोडियम क्लोराइड है, तो उसको तो हम क्या मोल्टन फॉर्म में लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सोडियम मेटल इज एक्सपेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम उसको बोलते हैं, ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड से। चलिए मैंने मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड ले लिया, लिक्विड स्टेट में मेरे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट, ओके नो इशू। करंट पास करूंगा तो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम के अंदर और क्लोरीन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो मेरे पास सोडियम और क्लोरीन दोनों के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम मेरे को यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, ये मोल्टन फॉर्म में लेंगे, ये चीज हमारे को यहाँ पर याद है। अब ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया, इस तरह की रिएक्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ी है, लेकिन ये होता कैसे, मैं आपको ये बात भी वहां पर बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर रिएक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। एच कैथोड, देखिए हमारे पास दो रोड है, एक कैथोड और एक एनोड। ये बात आपको पता होगी जरूर कि एनायन और कैटायन आपने पढ़ा है, एनायन और कैटायन आप लोगों ने पढ़ा है, तो कैटायन मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और एनायन मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैथोड होता है मेरे पास, याद रखना हमेशा, कैथोड इज बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब मैं यहाँ पर NaCl के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो क्या होगा, एट कैथोड रे, एट कैथोड रोड पे क्या होगा, मेरे पास ये है सोडियम आयन, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या होगा भैया, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन वी गेट Na पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। क्लोरीन के भी हमारे पास दो एटम है, ये क्लोरीन है
-2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा Cl2 क्लोरीन गैस। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी और कैथोड के ऊपर मेरे पास यहाँ पर सोडियम आ जाएगा। देखिए समझिए होगा क्या। मैंने सबसे पहले मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया जिसके अंदर फ्री सोडियम आयन एंड फ्री क्लोराइड आयन है। मोल्टन फॉर्म में तो ऑब्वियस सी बात है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाय डिफॉल्ट उसके अंदर यहाँ पर स्विम कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव सोडियम आयन होते हैं मेरे पास अट्रैक्ट होंगे वो कैथोड के ऊपर, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मेरा यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसी के ऊपर आयन चाहिए। टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस टू फॉर्म सोडियम एटम, और क्या करेगा वो रिड्यूस होकर के सोडियम एटम बना देगा। टारगेट यही हमारे को चाहिए। तो सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस एट द कैथोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरी तरफ जो नेगेटिव क्लोराइड आयन है यार अटैच टू द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो, तो क्लोराइड आयन गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड टू फॉर्म क्लोरीन बना देगी। चलिए तो क्लोरीन आ जाएगा, मोल्टन NaCl से मिला है, इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू एनोड, और ये क्लोरीन गैस हमारे पास है। सो दस क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट द एनोड पॉजिटिव। याद रखना, वी कैन नॉट यूज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। मैंने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोला है, दोबारा सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर बोला है ये लिक्विड स्टेट में। अगर ये एक्वस फॉर्म में होता तो जरूर मैं इसको यहाँ पर प्राइम बोल देता, लेकिन मैंने NaCl लिया है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में, समझे। तो मोल्टन फॉर्म है बेसिकली जिससे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज करूंगा।